नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को राम राम। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं नई यूनिट को लेकर के, और आज हमारी नई यूनिट है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। एक से लेकर के 2 सवाल आते हैं यहाँ से, और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि रिवीजन फटाफट तो नहीं होगा, बहुत आराम आराम से होगा। ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़्यादातर हो सकता है कि जो अपन थ्योरी पढ़ें उसी में से सवाल आ जाए, तो बहुत तसल्ली से सुनो। और तो आप इसमें देखो, जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उनकी बात करेंगे अपन। हुक का नियम। हुक के नियम अनुसार प्रतिबल समानुपाती विकृति। समानुपाती को हटाएंगे तो कोई नियतांक लगाएंगे, वो ई होता है, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रतिबल समानुपाती विकृति है तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो सीधा ग्राफ आएगा। इसे मैं थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देता हूं। प्रतिबल और विकृति के मध्य सीधा ग्राफ आएगा। प्रतिबल विकृति वक्र की ढाल किसको बताएगी, ये बताओ आप एक बार। तो प्रतिबल विकृति वक्र की ढाल मैंने आपको पहले भी बताया है। किसी ग्राफ की ढाल बराबर tan थीटा बराबर खड़ी रेखा अपॉन आड़ी रेखा बराबर डॉट 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 डॉट। तो ढाल बराबर tan थीटा, खड़ी रेखा अपॉन आड़ी रेखा, प्रतिबल अपॉन विकृति, वो किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा। तो प्रतिबल विकृति वक्र की जो ढाल है वो ई को बताएगी, और ई का मान tan थीटा के बराबर होगा, जो कि हमने यहां लिख दिया। तो tan थीटा का मान ई के बराबर होगा। आगे बढ़िए सर। ई के प्रकार। ई के प्रकार, ई 3 प्रकार का होता है, आप देख लीजिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो तार के लिए बात करता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रतिबल, आयतन विकृति, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम के लिए हो सकता है। जबकि ये वाला और लास्ट वाला केवल और केवल ठोस के लिए परिभाषित होगा। ठीक, यहां बात करें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको वाई कहते हैं, ई के 3 प्रकार बोले मैंने, एक वाई, एक के और एक ईटा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक इधर, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इधर, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक इधर, और प्रत्यास्थता गुणांक है क्या? प्रतिबल अपॉन विकृति। तार वाले केस में अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है? बल बटा एरिया। अनुदैर्ध्य विकृति है तार की लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। बिल्कुल। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां f का मान mg के बराबर होगा, तो तार की लंबाई में परिवर्तन कितना होता है? सर आप इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। हुक के नियम के बाद में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो ये है m, जो द्रव्यमान आप लटकाते हो, g गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल L तार की वास्तविक लंबाई, पाई है, r इस तार की त्रिज्या है। तो एरिया का मान अपन पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, और इस फॉर्मूले को सॉल्व करने पर ही आएगा। इसे आप याद रखें। इन सब को अगर आप भूल भी जाते हो तो एक बात याद रखना, लंबाई में हुई परिवर्तन का मान समानुपाती होता है। ओ भाई सही लिखो यार। डेल्टा एल समानुपाती होता है तार की लंबाई अपॉन त्रिज्या का वर्ग। ये ध्यान रखना सर। कुल मिला के आप इसके दीपक जला सकते हो। ठीक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, ये प्रत्यास्थता गुणांक ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों के लिए लागू होता है। जबकि बताया वो वाला और ये वाला केवल ठोस के लिए ही परिभाषित होगा। सर आपके सामने है सब कुछ और आपने पढ़ भी रखा है। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, ये होता है अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति या अपरूपण कोण। तो प्रतिबल वही बल बटा एरिया। यहां जो आयतन प्रतिबल है वो दाब में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। याद रखें, समंदर की गहराई की ओर जाते हैं तो दाब में परिवर्तन का मान एच डी जी के बराबर होता है। सर याद रखा जाए,
क्योंकि यहां से एक बार सवाल पूछेगा, मैं आपको बता दूं। सवाल ये पूछेगा कि भाई साहब रबड़ की गेंद है जिसके लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k का मान 2 × 10⁹ मात्रक है MKS, और झील की गहराई तक ले जाते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन 0.01% होता है, ऐसे बोल दिया। तो बताओ झील की गहराई क्या होगी? तो इसका मान बोल रहा है 0.01%, के का मान अपन को दे रहा है डेल्टा पी का मान SDG, रख देना, आंसर आ जाएगा। ऐसा सवाल अभी थोड़े दिन पहले जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर लगा था उसमें आया था। बहुत सरल, बहुत आसान, कोशिश करेंगे इसके बारे में हम भी देने की। वैसे मैं ना भी दूं तो अब आप कोई बात समझनी होगी, ठीक है। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन इसको बोलते हैं डेल्टा V/V। ये प्रतिशत परिवर्तन नहीं है, प्रतिशत परिवर्तन अब आया है परसेंट, जिसको कह देगा चलो ठीक है मैं बोल देता हूँ आज 0.2%। तो वास्तव में ऐसे केस में डेल्टा V/V की जो वैल्यू होगी वो 0.2/100 कुछ ऐसा होगा। फिर वो वैल्यू आप पुट कर देना और वो सवाल जाके देख लेना, इतनी सी मेहनत आप खुद करो, यानी कि वो सवाल यहां से हल होगा। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, K का मान दे रखा है, डेल्टा P का मान HDG होता है, H का मान पूछ रहा है, खत्म बात। ऐसे ही अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, इसमें होता ही वह है कि आधार को तो रेस्ट में रखते हैं और ऊपरी सतह पर स्पर्शरेखीय बल लगाते हैं, तो आधार तो यहीं रेस्ट में रहेगा और इस तरीके से एक एंगल बन जाता है, ऐसी विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो यहां जो प्रत्यास्थता गुणांक आएगा वो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक ईटा आएगा, ठीक है। और वही ईटा बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, तो प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति। ज्यादा इसके बारे में बात करना मुझे सही नहीं लग रहा है। आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं। Y की निर्भरता, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, वो जो तार वाला है उसकी निर्भरता इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दो। हेलो, Y की निर्भरता, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान किन किन बातों पे निर्भर करेगा इसके बारे में अब ध्यान दो आप। अभी थोड़ी देर पहले वो जो थ्योरी लिखवाई वो कोई मुश्किल नहीं है, आप पढ़ सकते हो। तो Y की निर्भरता पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि क्रिस्टलीय संरचना पर, पदार्थ की क्रिस्टलीय संरचना पर, प्रकृति पर। जैसे स्टील के लिए प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होता है और रबड़ के लिए कम होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टील के लिए ज्यादा, रबड़ के लिए कम। कहीं गलत तो नहीं है? नहीं, यही ध्यान रखना है। ओके, स्टील रबड़ से ज्यादा प्रत्यास्थ है, स्टील से भी ज्यादा प्रत्यास्थ है क्वार्ट्ज, हाथी दांत, वो ज्यादा प्रत्यास्थ हैं। कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है, कौन कम प्रत्यास्थ है, इस बात को लेकर के एक सवाल दे सकता है आपसे। वो कहेगा आपके पास एक मोम की गोली है, मोम दे देगा, गीली मिट्टी दे देगा, इनमें से एक मोम की गोली है, एक रबड़ की गोली है, एक स्टील की गोली है और एक क्वार्ट्ज की गोली है। इनको एक समान ऊंचाई से ठोस धरातल पर छोड़ा जाता है। तो टक्कर के बाद, नीचे टक्कर होगी प्रत्यास्थ, टक्कर के बाद कौन ज्यादा ऊपर आएगी? तो ध्यान दो, टक्कर के बाद जो गोली जितनी ज्यादा उछाल लेगी, जितना ज्यादा बाउंस करेगी, उसकी प्रत्यास्थता उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां टक्कर के बाद सबसे ऊपर आएगी क्वार्ट्ज की गोली, उसकी प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा है, फिर स्टील की गोली, फिर रबर की गोली और लास्ट में मोम की गोली, या उसकी जगह गीली मिट्टी कह सकता है। मोम और गीली मिट्टी को प्लास्टिक बोलते हैं इस चैप्टर में, बड़ा अजीब है लेकिन याद रखना होगा। मोम और गीली मिट्टी ऐसी वस्तुओं को प्लास्टिक वस्तु कहते हैं जिन पर बाहर से बल लगा दें हमेशा के लिए विकृत हो जाए, वो प्लास्टिक वस्तु। और प्रत्यास्थ बाह्य बल हटा लेने पर पहले वाली कंडीशन को प्राप्त करने की चेष्टा करती है और पहले वाली कंडीशन को प्राप्त करती है, उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तु, ठीक। और डेफिनेशन और ये क्या बोलते हैं, परिभाषाएं आपकी जिम्मेदारी है सर, अपना काम है सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ सवालों के बारे में बात करना। हाँ, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ताप पर निर्भर करेगा, ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान कम होता है। अशुद्धि पर, सामान्यतया अशुद्धि मिलाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान कहूं या यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्यादा होता है। नोट लगाइए और देखिए, y का मान यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक का मान, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान तार की लंबाई, क्षेत्रफल, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, मतलब तार की विमाओं पर निर्भर नहीं करता, तार की विमाओं पर
निर्भर नहीं करता, ये सवाल आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के पेपर में पूछ लिया है। तो ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। वो जो टेबल है ना उससे तो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात। आगे बढ़ो। अब आता है सर पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात क्या होता है? अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुप्रस्थ विकृति ये क्या है भाई? जैसे मान लीजिए ये बेलन है, आप इसको खींच रहे हो तो लंबाई में तो वृद्धि होगी पर इसके व्यास में कमी होगी। लंबाई में वृद्धि होगी डेल्टा एल, प्रारंभिक लंबाई एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल को तो क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति। अनुप्रस्थ विकृति क्या होगी? व्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक व्यास। तो पाइसन अनुपात बराबर अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। ध्यान दीजिए सर, सवाल यहां से भी पूछ सकता है मैं। पाइसन अनुपात होता है अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। कभी अनुदैर्ध्य को ऊपर दे देगा और अनुप्रस्थ नीचे दे देगा, गलत हो जाएगा। कभी दोनों को गुणा कर देगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अनुप्रस्थ ऊपर आना चाहिए, अनुदैर्ध्य नीचे आना चाहिए। ठीक है, अनुप्रस्थ प्रथम, कुछ यूं समझ लो आप। ठीक है, प्रथम बार ये आना चाहिए, द्वितीय बार ये नीचे आना चाहिए। ठीक है, पागलपंथी, लेकिन ये पागलपंथियां बहुत जरूरी होती हैं। ट्रिक बनाओ बिल्कुल किसी भी तरीके से। तो जो प्रथम बार आ रहा है वो ऊपर, जो दूसरी बार आ रहा है वो नीचे। रे यार, अनुप्रस्थ ऊपर तो अनुदैर्ध्य नीचे, याद रखिएगा सर। सिग्मा का जो सैद्धांतिक मान होता है वो -1 से 0.5 के मध्य होता है। ध्यान दीजिए, -1 से ज्यादा और 0.5 से कम होता है। ये सवाल भी आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में पूछ लिया है सर, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब ये जान के क्या ही करोगे कि कौन सी साल में पूछा है यार। अब पूछा है मतलब पूछा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शायद 2018 वाले में पूछा था जहां तक मेरे को ध्यान है। फिर आता है देखो, y के ईटा तथा सिग्मा में संबंध। ये संबंध भी जिस पेपर में वो सिग्मा के बारे में पूछा उसी पेपर में ये सोचो बैक टू बैक सवाल आए हुए हैं। यहां से भी ग्रेड फर्स्ट फिजिक्स के पेपर में सवाल पूछे गए हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पाइसन अनुपात। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, पाइसन अनुपात। यंग प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इनमें कुछ ये संबंध होता है। यहां ध्यान दीजिए, y बराबर 3 के 1 - 2 सिग्मा, y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ध्यान दो, वो बहुत बेकार है, कभी यहां प्लस कर देगा कभी यहां माइनस कर देगा। और यहां 9/y = 3 ईटा प्लस 1/k, ऐसे हमें ध्यान रखना होगा। कुछ भी अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ, 9, 3, 1 और ये इंक YNK कैसे भी याद करो यार, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन इसको याद करो यार। आप इंक बोलो, कुछ भी बोलो, 9, 3, 1 बोलो, मुझे नहीं पता क्या बोलो, लेकिन जो भी है वो आपके सामने है। इसके आगे भी बढ़े तो हम चौथा समीकरण और बना सकते हैं। जब ये भी y बराबर ये भी y बराबर, तो हम ये भी कह सकते हैं 3k 1 - 2 सिग्मा बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, यहां भी कह सकते हैं। तो ये सवाल भी ग्रेड फर्स्ट में पूछा, उसी पेपर में इस सिग्मा के बारे में पूछा। सोचो तो सही आप। आगे बढ़ते हैं और सुनो, ये y k ईटा सर इन सब के मात्रक होते हैं और मात्रक हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन सिग्मा की मैं बारे में बात करूं, आयतन ये क्या अनुपात है यार ये तो, और इसकी विमा होती है m0, l0 और t0। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ो। प्रतिबल विकृति ग्राफ। प्रतिबल विकृति ग्राफ सर पढ़ तो लिया था हमने, उस समय हमने बस यहीं तक पढ़ा था। हुक्का नियम यहीं तक लागू होता है, उसके आगे नहीं पढ़ा। अब ये ग्राफ उसके आगे भी हमें ले जाता है। ये ग्राफ पता है किस बात को बताता है? ये ग्राफ इस बात को बताता है कि भाई एक तार है आपके पास और इस तार पर आप बार बार द्रव्यमान आरोपित करते हो, वजन बढ़ाते हो, प्रतिबल बढ़ाते हो। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि तार टूट जाएगा। तो तार पर बल आरोपित करने से लेकर तार के टूटने की कहानी को यह ग्राफ बताता है।
तार यहां जाकर के टूट जाएगा। अब ये क्या बताता है जरा सुनना सर, जैसे जैसे तार पर वजन बढ़ाते हैं तो प्रतिबल बढ़ता है। प्रतिबल क्या होता है मैं आपको बता दूं, बल बटा एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यूं समझो आप तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक बल ऐसे बोला जाता है, क्योंकि हम बाहर से बल लगाते हैं, इसके विरोध में वो पदार्थ भी बाहर की ओर बल लगाता है, तो जो आंतरिक बल होता है उसको लिया जाता है परिभाषा में। लेकिन आप चिंता ना करो, इन बातों से हमारे एग्जाम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब हमें याद होना चाहिए, बस बात यह है। ओके, अब इधर आइए आप, विकृति है, प्रतिबल है, ग्राफ कुछ ऐसा रहा, इसके भाग देखो ओ, ए, बी, सी, डी और ई। पता है क्या हो रहा है, तार पर धीरे धीरे हम वजन बढ़ा रहे हैं तो प्रतिबल बढ़ रहा है, उसके साथ विकृति भी बढ़ रही है। बिंदु ए तक प्रतिबल समानुपाती विकृति है, बिंदु ए तक हुक के नियम का पालन हो रहा है, लेकिन बिंदु ए के बाद और बिंदु बी तक हुक के नियम का पालन तो नहीं हो रहा, प्रतिबल समानुपाती विकृति तो नहीं हो रही, लेकिन बल हटा लेने पर वो अपने पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। बल हटा लेने पर किसी प्रकार की कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगी, मतलब यहां तक उसमें प्रत्यास्थता का गुण मौजूद रहता है। कहां तक, बिंदु बी तक। अब बिंदु बी के बाद में अगर आपने और ज्यादा वजन लगाया, और ज्यादा भार लगाया, और ज्यादा बल लगाया, तो भाई अब उसमें स्थायी रूप से विकृति उत्पन्न हो जाएगी, उस तार में परमानेंट स्थायी रूप से विकृति उत्पन्न हो जाएगी, पहले जैसा नहीं रहेगा। वजन हटा भी लोगे ना तो भी वो अपने पहले वाली कंडीशन में नहीं आएगा। कब, बिंदु बी के बाद। और बिंदु डी पर पहुंचते पहुंचते आपने इतना बल लगा दिया कि अब यहां उस पर एक भंजन प्रतिबल आरोपित हो चुका है। भंजन प्रतिबल आरोपित हो चुका है, इसे त्रोटन प्रतिबल भी कहते हैं। इसके बाद, इतना प्रतिबल आरोपित करने के बाद अगर आप वजन हटा भी लोगे ना, अगर वजन हटा भी लोगे तो तार अपने खुद के भार से ही पतला होकर के अंत में बिंदु ई तक आते आते टूट जाता है। मतलब बिंदु डी पर आपने मैक्सिमम बल लगा दिया, भंजन प्रतिबल, इतना प्रतिबल आरोपित कर दिया कि अब उसका टूटना तय हो गया। उसके बाद अगर आप वजन हटा भी दोगे ना तो तार अपने खुद के भार से ही टूट जाएगा पतला होकर के। कहने का मतलब बिंदु डी के बाद वो खुद के भार से टूटता है और बिंदु ई तक आते आते टूटता है, तो मतलब बिंदु डी से लेकर के ई तक तार में बहने की प्रॉपर्टी आ जाती है, तार में बहने का गुण आ जाता है। यह हमें पूछ सकता है कि यहां प्रतिबल आरोपित करने पर वो ग्राफ का कौन सा भाग है जिसमें तार में बहने की प्रॉपर्टी पाई जाती है या प्रॉपर्टी आ जाती है, वो डी से ई। और इस तार के टूटने की कहानी कहां रच दी थी, बिंदु डी पर ही रच दी थी भैया। उसके बाद आपने प्रतिबल हटा भी लिया ना, कोई फर्क नहीं पड़े, यहां तक आते आते वो टूटेगा। और सुनो, बिंदु बी के बाद उसमें परमानेंट या स्थायी रूप से विकृति उत्पन्न हो चुकी है, तो यहां से यहां तक ओ, ए, बी, यहां तक तो प्रत्यास्थ क्षेत्र होता है। मतलब प्रतिबल हटा लेने पर वो पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा, प्रत्यास्थता का गुण मौजूद रहता है। पर बिंदु बी के बाद और यहां तक ये प्लास्टिक क्षेत्र पाया जाता है। प्लास्टिक क्षेत्र मतलब उसमें परमानेंट स्थायी रूप से विकृति उत्पन्न हो जाती है। बिंदु बी के बाद प्रत्यास्थता का गुण खो देता है तार, बिंदु बी के बाद उसमें प्लास्टिकता का गुण आ जाता है। इस बिंदु बी को, कहां हो भाई आप, बिंदु बी को पराभव बिंदु या इल्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने यहां लिख रखी हैं। तो ये होता है प्लास्टिक क्षेत्र, ये होता है इलास्टिक क्षेत्र। प्रत्यास्थ क्षेत्र में बल हटा लेने पर पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा, पर इलास्टिक क्षेत्र में जाने के बाद अगर बल हटा लोगे तो पहले वाली कंडीशन में नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ विकृति जरूर रह जाएगी। और अगर आपने भंजन प्रतिबल तक आप पहुंच गए हो और इतना प्रतिबल अगर आपने लगा दिया है तो अब तार का टूटना निश्चित हो गया है। और प्रतिबल हटा लेने पर भी तार अपने खुद के भार के कारण बिंदु ई पर आते आते टूट जाता है, यानी कि डी से लेकर के ई तक इसमें बहने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इस प्रकार के सवाल हमसे वो पूछ सकता है। आगे बढ़िए सर। प्रतिबल विकृति ग्राफ के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। आइए, एक वो पदार्थ जिसमें प्लास्टिक क्षेत्र बहुत कम होता है, इससे भी कम समझो। एक वो पदार्थ जिसमें प्लास्टिक क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, वो इसकी कहानी अलग सुनाऊंगा मैं। तो वे पदार्थ जिसमें प्लास्टिक क्षेत्र कम होता है वो मोड़ते ही टूट जाते हैं।
जिसमें प्लास्टिक क्षेत्र कम होता है वो मोड़ते ही टूट जाते हैं। ऐसे पदार्थों को भंगुर पदार्थ कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ढलवा लोहा, कास्ट आयरन और ग्लास। ये बिस्किट की तरह टूट जाते हैं, कहने का मतलब जो ढलवा लोहा होता है, ये सरिया वगैरह होते हैं, इसमें तो साधारण लोहा होता है। ढलवा लोहा वो होता है जिसको अगर मोड़ोगे ना तो ऐसे बिस्किट की तरह टूट जाएगा वो। गांव में ये जो मशीन वगैरह होती हैं उनकी जो व्हील वगैरह होते हैं वो इन्हीं के बने होते हैं। किसके? कास्ट आयरन के, ढलवा लोहा के। तो उसमें वो मुड़ते नहीं है, वो उनको मोड़ते ही टूट जाते हैं वो बिस्किट की तरह। चलो इधर आओ। वे पदार्थ जिसमें प्लास्टिक क्षेत्र ज्यादा होता है उनको बोलते हैं तन्य पदार्थ, यानी कि डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। तन्य पदार्थ वो होते हैं जिनसे तार खींचे जा सकते हैं, मतलब प्रत्यास्थ सीमा के बाद इनमें अच्छी खासी विकृति उत्पन्न हो सकती है, तो भी ये टूटेंगे नहीं, टूटने में टाइम लगेगा। तो ऐसे पदार्थों को तन्य पदार्थ कहते हैं, इनसे तार खींचे जा सकते हैं। जैसे कॉपर है, आयरन है, साधारण आयरन वो है कास्ट आयरन, ये है साधारण आयरन। फिर सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये इसके एग्जाम्पल है। ओ भाई ये क्या है रे, ये तो अजीब ही है। दुनिया में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ना तो स्पष्ट रूप से प्रत्यास्थ क्षेत्र होता है, ना ही स्पष्ट रूप से प्लास्टिक क्षेत्र होता है, और ना ही ये हुक के नियम का पालन करते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ कहते हैं, इलास्टोमर्स कहते हैं ऐसे पदार्थों को। इसके एग्जाम्पल है रबर और महाधमनी। सोचो, रबर को बचपन में हम तो देखो प्रत्यास्थता का दूसरा नाम ही रबर समझ रखे थे, पर अब समझ में आता है। देखो ये रबर जो है, जिसका एग्जाम्पल के रूप में देखें, ये तो इलास्टोमर्स है। ना इसमें हुक के नियम का पालन होता है, ना इसमें स्पष्ट रूप से प्रत्यास्थ क्षेत्र होता है, ना ही इसमें प्लास्टिक क्षेत्र होता है। तो फिर इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। ऐसे पदार्थों को प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ कहते हैं, और एग्जाम्पल है रबर और महाधमनी। अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है महाधमनी, वो इसी के एग्जाम्पल है। किसके? इलास्टोमर्स के। एग्जाम में ऐसी बातें भी कभी ना कभी तो पूछेगा ही। ये चीज एनसीईआरटी में है, अभी तक पूछी नहीं है, तो मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि देखिए कब देता है, इन बातों के का जिक्र वो कब करता है। ठीक है, बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, अब देखो कभी ना कभी तो वो देगा ही। चलो भाई, तार में संचित ऊर्जा या तार को खींचने में किया गया कार्य। प्लीज सर ध्यान दीजिए, जब तार को खींचते हैं तो तार में ऊर्जा संचित होती है। ये जो ऊर्जा संचित होती है वो है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। अच्छा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है? तार को खींचने में किया गया कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। बस ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसी तार पर जब आप F बल लगाते हो, W बराबर F बराबर mg, जो भी आप कहो, F बल लगाते हो, W भार लगाते हो, mg वहां आरोपित करते हो, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L बराबर स्मॉल l हो जाता है। तो किए गए कार्य का मान बताओ। तो किया गया कार्य, यहां पे बल इंटू विस्थापन ऐसा नहीं लिख देना, देख लो आप, F इंटू डेल्टा एल, ये गलत है। तो फिर 1/2 F डॉट डेल्टा एल। सर ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सर ये नीचे वाला एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो आप, ये इसमें थ्योरी के कितने पॉइंट बन रहे हैं। ऐसे भागते ही सवालों में मतलब यही थोड़ी होता है कि न्यूमेरिकल ही अपन सोल्व करें, यहां से थ्योरेटिकल सवाल भी बनेंगे। और ये सवाल पूछा हुआ, आपको ध्यान क्या रखना है, 1/2 याद रखना, ऐसा वहां गलत होगा, आपको 1/2 ध्यान रखना है। कभी स्प्रिंग के बारे में कभी कभी पढ़ा हो तो वहां संचित ऊर्जा का मान होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर, जहां 1/2 के एक्स डॉट एक्स, जहां 1/2 ये के एक्स होता है ना, वो बल के बराबर होता है, और ये एक्स कुछ ऐसा ही यहां लिखा है अपन ने। एक्स क्या है? स्प्रिंग में जो प्रसार होता है और संकुचन होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और इसी चीज को लिखा जा सकता है, किया गया कार्य बराबर संचित ऊर्जा, ये देखो U बराबर भी लिखा था मैंने, अब मिटा दिया। कार्य बराबर संचित ऊर्जा बराबर 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन, और ये मान आएगा जूल में, क्योंकि संचित ऊर्जा जूल में बोली जाएगी। 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन।
सर ये कैसे आया सर बताओ ना। ठीक है बता देता हूं, तुम हटो रहे यहां से। ये कहां से आया, आप ये देख रहे हो 1/2 mgl, तो 1/2 या एफ और डेल्टा एल ले लो। चलो एफ डेल्टा एल से आओ आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 एफ डेल्टा एल, मैं मेरे मन से ए का भाग दे दिया, मेरे मन से मैं एल का भी भाग दे दिया। भाई मेरे मन से भाग दिया तो मुझे गुणा भी करना पड़ेगा, ऐसे कोई बाप का राज थोड़ी है कि ऐसे कुछ भी लिख दो। तो फिर ये 1/2 बल बटा एरिया प्रतिबल होता है। लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई ये विकृति होती है, और ये आयतन के बराबर होगा एरिया इंटू लंबाई, तो ये आयतन होता है। इस प्रकार से 1/2 प्रतिबल विकृति गुणा आयतन के बराबर है। अब हमें यह भी चाहिए कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, यह भी हमसे पूछ सकता है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा यानी कि ऊर्जा घनत्व। आओ, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व जिसको अपन स्मॉल यू कहते हैं, वो टोटल ऊर्जा बटा आयतन। ये टोटल ऊर्जा है, ये बिल्कुल यू के ही बराबर है, ये बिल्कुल जूल में ही आएगा। और इसमें आयतन का भाग देंगे तो आयतन से आयतन कैंसिल हो जाएगा। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। स्पीड मेरी मजबूरी है, मतलब मेरे नेचर के खिलाफ है ये। मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूं, लेकिन अपन को एक ही क्लास में एक ही शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपको साथ के साथ बना रहना पड़ेगा। तो ये है टोटल आयतन में संचित ऊर्जा। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा भाई साहब आयतन का मान 1 कर दो, यूं कर लो, या फिर टोटल ऊर्जा में आयतन का भाग दे दो, तो आंसर आएगा 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति बराबर होगा 1/2 वाई इंटू विकृति स्क्वायर बराबर होगा 1/2 प्रतिबल स्क्वायर अपॉन वाई। सर ये कहां से आया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। तो एक बार प्रतिबल का मान रखना, जो वाई इंटू विकृति आएगा, वाई इंटू विकृति आएगा तो 1/2 वाई विकृति स्क्वायर। फिर दोबारा विकृति का मान प्रतिबल अपॉन वाई रखना, विकृति का मान प्रतिबल अपॉन वाई रखना। सर ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़िए सर। भंजन बल, भंजन बल क्या होता है, बल का वह मान, बल का वह कम से कम मान जिस पर कोई तार टूट सकता है, उसे भंजन बल कहते हैं। क्रेन की मशीनें होती हैं, उनके लिए भंजन बल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भंजन बल, भंजन प्रतिबल। तो किसी तार पर आरोपित बल का वह कम से कम मान जिस पर वो टूट जाता है, उसे भंजन बल कहते हैं। अरे यार नाम से ही लग रहा है यार, ब्रेकिंग फोर्स, जो ब्रेक कर दे, जो तोड़ दे, ऐसा बल जो किसी तार को तोड़ सके, उस बल का कम से कम मान वो किसके बराबर होगा, भंजन बल के बराबर होगा। कम से कम बोलना भाई, जैसे कोई तार 100 न्यूटन से टूट सकता है, अरे तो यार 150 से तो टूटेगा ही, 200 से तो टूटेगा ही, 500 से तो टूटेगा ही, तो सभी को थोड़ी ना अपन भंजन बल बोलते हुए फिरेंगे। जो कम से कम बल होता है उसकी बात करनी होती है। और हमें पता है कि भंजन प्रतिबल, ये तो प्रतिबल है, भंजन प्रतिबल बराबर बल बटा एरिया। तो बल बराबर भंजन प्रतिबल इंटू एरिया। ये जो P है ना, ये एक तरीके से दाब के ही तुल्य होता है। भंजन जो प्रतिबल, प्रतिबल प्रतिबल हमेशा ही बल बटा एरिया होता है। आप इसे कह सकते हो भंजन बल, इसे कह सकते हैं भंजन प्रतिबल, और इसे कहते हैं एरिया जिसका मान πr² है। यहां एक काम की बात सुनना सर, किसी तार की बात कर रहे हैं, ये तार है हमारे पास, ये समझ लो, ये रस्सी है, ये तार है, और इसके भंजन बल की बात हो रही है आज। भंजन बल मतलब इस पर आरोपित भार का वह मान जिस पर ये टूट सकता है, उसे अपन भंजन बल कहते हैं। और भंजन बल का मान होता है भंजन प्रतिबल इंटू एरिया। भंजन प्रतिबल दिए गए तार के लिए फिक्स होता है, बहुत बढ़िया। भंजन प्रतिबल दिए गए तार के लिए फिक्स होता है। ये केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पे डिपेंड करता है। मतलब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तार स्टील का है या रबर का, मोटा है, पतला है, लंबाई कम है, ज्यादा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ दे रखा है। P भंजन प्रतिबल है, केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पे निर्भर करता है। इसका मान ये जो लिखा है मैंने, ना क्षेत्रफल और ना लंबाई पे निर्भर करता है।
फिर F बराबर P इंटू ए लिया, ये तो एक प्रकार से कांस्टेंट हो ही गया, तो F समानुपाती एरिया, मतलब उस तार का एरिया, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो वास्तव में मैं ये कह सकता हूं कि जो भंजन बल है, इधर ले लो, वो समानुपाती होगा तार की मोटाई के, समानुपाती होगा त्रिज्या के वर्ग के, समानुपाती होगा व्यास के वर्ग के। और यहां भी अच्छी बात, भंजन बल का मान त्रिज्या पे तो निर्भर कर रहा है, भंजन बल का मान एरिया पे तो निर्भर कर रहा है, पर इसका मान लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा। अच्छी बात सुनो, ये तार है और ये 10 टन को आराम से उठा सकता है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 10 टन उठा सकता है। तो एक तरीके से इसके लिए जो भंजन बल का मान हो गया वो 10 टन हो गया। वो कहता है कि इस तार को काटा और 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, बताओ इस एक टुकड़े से कितना वजन उठाया जा सकता है? वही 10 टन उठाया जा सकता है। मतलब आप एक बड़ा सा तार है आपके पास, वो तार 10 टन को उठा सकता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा लगाओगे तो तार टूट जाएगा। अब उस तार के 10 टुकड़े कर दिए, फिर कहता है कि एक टुकड़ा कितने को उठाएगा? भाई साहब 10 को ही उठाएगा, क्योंकि भंजन बल का मान लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा। हां, मोटाई पे करेगा। मोटाई पे कैसे? त्रिज्या का मान अगर दुगना कर दें तो बल का मान 4 गुना होगा। अगर तार की मोटाई दुगनी करें, तार की मोटाई दुगनी करें, कहां हो भाई साहब आप? ये देखो, तार की त्रिज्या का मान दुगना करें तो भंजन बल का मान 4 गुना हो जाएगा। एक बार और बोल देता हूं, तांबे का एक तार है, उसकी त्रिज्या है R, और ये R त्रिज्या का तांबे का तार 10 न्यूटन को उठा सकता है ज्यादा से ज्यादा। एक दूसरा तांबे का तार जिसकी त्रिज्या इससे दुगनी है, अब वो कितने को उठा सकता है? 4 गुना, इससे 4 गुना वजन को उठा सकता है। ये देखो, तो मोटाई पे तो निर्भर करेगा पर लंबाई पे डिपेंड नहीं करेगा। तार के 10 टुकड़े कर दो, हर एक टुकड़ा उतना ही वजन उठा सकता है जितना कि बड़ा टुकड़ा। कुल मिला के इसका जो निचोड़ है ना, वो ये आया, भंजन प्रतिबल का मान तो ना तो लंबाई पे, ना मोटाई पे, ना त्रिज्या पे, ना एरिया पे डिपेंड करता, वो तो प्रत्यास्थता गुणांक की तरह पदार्थ की प्रकृति और ताप पे निर्भर करेगा। पर भंजन बल का मान पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करेगा, तार की प्रकृति पे भी निर्भर करेगा, ताप पे भी निर्भर करेगा क्योंकि वो तो P है, और एरिया पे भी निर्भर करेगा, मोटाई पे भी निर्भर करेगा। मोटाई ज्यादा होने पर भंजन बल का मान ज्यादा होगा, ज्यादा वजन उठाया जा सकता है, लेकिन भंजन बल का मान भी लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। प्रत्यास्थता के अनुप्रयोग देखो आप, रेल की पटरी या गर्डर की आकृति आई के आकार में होती है। रेल की पटरी भी कह सकते हो आप, रेल की पटरी या गर्डर, पुराने मकानों में जो लोहे की बीम लगी होती है उसको गर्डर कहते हैं, जिसकी कुछ ऐसी आकृति होती है। इसे आई के आकार में लिया जाता है। सर आई के आकार में क्यों लिया जाता है? वो देखो आप, ये 2 पोल हैं और ये वो गर्डर है। भाई साहब, इसके ऊपर अगर मान लो या खुद का वजन W है तो इस वजह से इसमें झुकाव जरूर आएगा। लंबाई जितनी ज्यादा होगी अपने आप ही झुकाव आ जाएगा। और इस झुकाव कोण का मान ये है, सर ये भी आरपीएसए ने पूछ लिया है, ये वाला फॉर्मूला भी ग्रेड फर्स्ट में ये पूछा हुआ है। क्या झुकाव कोण का मान कितना है? WL3/4y BD3 बोल दो, BD बोल दो, बीड़ी पीते हो तो बीड़ी से याद रख लो, पर कुछ तो याद रखो। डेल बराबर W यानी कि इसका भार, L, ओ भाई L मतलब इसकी, ये क्या हो रहा है? सॉरी, आपको क्या हुआ भाई? हमने तो कुछ कहा भी नहीं आपको, ये नाराज क्यों हो रहा है? तो झुकाव कोण बराबर WL3 4YBD3। अच्छा, W क्या है भाई? इसका भार। भार जितना ज्यादा होगा झुकाव उतना ही ज्यादा हो जाएगा, मजबूती उतनी ही कम हो जाएगी। मतलब समझो, झुकाव कोण ज्यादा होने पर मजबूती कम होगी। जितना ज्यादा झुकाव आएगा, जितना ज्यादा झोल आएगा, अपनी अपने गांव की लैंग्वेज में भाई, मजबूत उतना ही कम होगा। ठीक है, लंबाई जितनी ज्यादा होगी झुकाव कोण उतना ही ज्यादा आएगा। इसके लिए जगह जगह सपोर्ट लगा दिए जाते हैं और लंबाई कम कर दी जाती है। फिर 4 कांस्टेंट है, y प्रत्यास्थता गुणांक है, और b और d, यहां देखो b तो है चौड़ाई और d है गहराई,
इसे थोड़ा सा यूं लेना पड़ेगा, पता नहीं यार ऐसे क्यों हो रहा है ये। ओके ओके ओके, ऐसे देखो। चलो अपने काम की बात बोलो कि सर आपने तो हमारे को ये बोला था ना क्या कि आई के आकार की को बनाते हैं, वो बताओ आप तो। हाँ भाई मैं वही बताने जा रहा हूं। हम चाहते हैं कि ये डेल का मान, झुकाव कोण का मान हम चाहते हैं कम से कम हो। कम से कम होगा तो मजबूत ज्यादा होगा। ये कम होने के लिए देखो भार भी कम होना चाहिए, लंबाई भी कम होनी चाहिए। अब लंबाई तो कम नहीं कर सकते, करोगे तो जगह जगह सपोर्ट लगा दोगे। इसका मान कम होने के लिए बी भी ज्यादा होना चाहिए, डी भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर, और भार कम होना चाहिए। तो देखो क्या करते हैं, ऐसे केस के बजाय इसको ऐसे बना लेते हैं, जैसे यूं 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 इस तरीके से बना लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, भार कम हो गया, और भार कम होने से मजबूत ज्यादा हो गया। और दूसरी बात, मेटीरियल भी बच गया, लोहा भी बच गया और मजबूत भी ज्यादा हो गया। इसलिए आई की आकृति में लेते हैं। एक बात और पूछ सकता है कि इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए ये चौड़ाई बढ़ाने के बजाय गहराई को बढ़ाना ज्यादा उपयुक्त क्यों होता है? क्यों? क्योंकि B का प्रभाव इतना नहीं है जितना कि D का प्रभाव है। क्योंकि B के पावर तो 1 है पर D के पावर 3 है, जिसकी पावर ज्यादा वही ज्यादा इफेक्टिव। ठीक है, मतलब B को दुगना करोगे तो मजबूती 2 गुनी, पर D को दुगना करोगे तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि मजबूती 8 गुनी। तो कई बार कोई पूछे कि मजबूती बढ़ाने के लिए बी को बढ़ाने के बजाय डी को बढ़ाना ज्यादा सही रहता है, चौड़ाई बढ़ाने के बजाय बीम की गहराई को बढ़ाना ज्यादा सही रहता है। तो इसकी वजह यहां सामने है। आगे बढ़ता हूं, अब ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अभी भी ऐसे ही नाटक कर रहे हैं, कर तो रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ है इसमें जो सिस्टम मेरे को भी पता नहीं है। चट्टान की प्रत्यास्थता के आधार पर पहाड़ की संभावित ऊंचाई का अनुमान लगाना। कोई चट्टान है, इसकी प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता गुणांक है के बराबर चट्टान का प्रत्यास्थता गुणांक, और चट्टान की प्रत्यास्थता के आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, संभावित ऊंचाई क्या होगी। आपको एक शर्त याद रखना है सर, अगर चट्टान का प्रत्यास्थता गुणांक के है, पहाड़ की ऊंचाई h है, पहाड़ के पदार्थ का घनत्व d है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो उस चट्टान पर पहाड़ बना रहे इसके लिए जरूरी शर्त है कि प्रत्यास्थता गुणांक का मान h dg के बराबर या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि पहाड़ की जो ऊंचाई है वो वास्तव में कम होनी चाहिए या बराबर किसके, के अपॉन डीजी के। तो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई के लिए ये फॉर्मूला याद रखना। और मेरे कहने से एक बात और याद रखना, क्या? ये एच डीजी कभी दाब के बराबर होगा, कभी प्रतिबल के बराबर होगा, कभी भंजन प्रतिबल के बराबर होगा, कभी प्रत्यास्थता के बराबर होगा, कभी डेल्टा पी के बराबर होगा, और कभी के बराबर होगा। तो एक बात याद रखना आप, तो एच डीजी इसकी बीमा दाब के समान है, इसकी बीमा प्रतिबल के समान है, इसकी बीमा प्रत्यास्थता गुणांक के समान है। तो एक बार वहां सवाल पढ़ लेना, एच का, जी का, डी का, इनका जिक्र कर रहा हो तो एच डीजी बराबर दाब ले लेना, एच डीजी बराबर के ले लेना, एच डीजी बराबर भंजन प्रतिबल ले लेना। ठीक है, तो सर मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़िए। क्रेन की रस्सियों का चयन किया जाता है प्रत्यास्थता के आधार पे, कुछ भी नहीं। क्रेन में जो रस्सियां लोगे ना भाई साहब, वो रस्सियां ऐसी होनी चाहिए कि आपने जो वजन लगाया है वो वजन तो कम रहे और इसका भंजन बल ज्यादा रहे। मतलब इसको भंजित करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जितनी बल की आवश्यकता होती है वो भंजन बल तो ज्यादा हो, और इस वस्तु का भार कम होना चाहिए। जिस गाड़ी को क्रेन द्वारा उठाया जा रहा है उस गाड़ी का भार कम रहे और तार का भंजन बल ज्यादा रहे। तो ये शर्त है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें। और ये वो भार है, ये भार है, ये मान लो इस कार को उठाना है तो ये कार का भार है। कार का भार कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितना भार उठाया जा सकता है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि रस्सियों की त्रिज्या कितनी है, व्यास कितना है और एरिया कितना है। लंबाई का यहां भी मतलब नहीं होगा। रस्सी जितनी ज्यादा मोटी होगी भार उतना ही ज्यादा उठाया जा सकता है। यही वजह है कि छोटे छोटे तारों को मिला करके अपन एक मोटा रस्सा बनाते हैं, मतलब त्रिज्या ज्यादा करते हैं। त्रिज्या दुगनी होने पर आप 4 गुना ज्यादा भार उठा सकते हो। पहले वाली बात रिपीट हो रही है। अब जाके सवाल आए हैं। सर इस सवाल को पढ़ो, मैं पानी पीता हूं फिर करते हैं बात।
तांबे के 4 तार एक समान भार आरोपित करने पर कौन से तार की लंबाई में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी, इनमें बताना है। तार ए लंबाई 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 mm, लंबाई 200 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 mm, लंबाई 300 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 mm, लंबाई 400 सेंटीमीटर और त्रिज्या 4 mm। कौन से तार की लंबाई में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी? तांबे के बने मतलब वाई एक समान हो गया, एक समान भार लगाया गया है, तो आपको बताना है कि भाई कौन से तार की लंबाई में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। आओ, टाइम कम हमारे पास। तार की लंबाई में परिवर्तन समानुपाती होता है L/r² के, बस। तो यहां डेल्टा एल ए अनुपात डेल्टा एल बी अनुपात डेल्टा एल सी अनुपात डेल्टा एल डी, ऐसा हो गया। फिर यहां आप ए के लिए L/r², L 100, R कितना, 1 का स्क्वायर अनुपात, इधर आओ, यहां है भैया 200 सेंटीमीटर, यहां है 200 सेंटीमीटर और नीचे आएगा 2 mm, तो इसका स्क्वायर। यहां इसकी लंबाई है 300 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। यहां इसकी लंबाई है 400 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 4 mm। लेकिन सर आपने तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रखा है, mm को mm में रखा है। हाँ बिल्कुल, आप बदल भी लोगे तो अनुपात बता रहे ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो जैसा है वैसा ही रहने दो। हाँ अगर ऐसा होता mm और फिर सेंटीमीटर आता तो उसको अपन mm में चेंज करते, पर ये सेंटीमीटर 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 सारे सेंटीमीटर में, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। mm मिलीमीटर 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 में तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात बता रहे हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। सर आप यहां से थोड़ा सा हटो, पता नहीं यार ये क्या हो रहा है। फिर यहां से देखो, अब इनको कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 2 0 2 0, इधर रह जाएगा 1 अनुपात, इधर रहेगा 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात और 1/4। सर ये हमारा आंसर आया, कौन सा? 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये आया। सरल अनुपात करें तो सबको 12 से गुणा कर दो, 12 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3। लंबाई में जो परिवर्तन का मान आया, उसका अनुपात आया, वो 12 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आया। तो सवाल क्या कह रहा था? सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें होगी? तो सबसे ज्यादा वृद्धि पहले वाले में होगी, मतलब जिसकी त्रिज्या सबसे कम है ना, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, ये भी सर आरपीएससी और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ है। कहता है एक तार जिसकी लंबाई L है, एक तार जिसकी लंबाई L है, जिसकी त्रिज्या R है, इस पर F बल लगाया जाता है, तो लंबाई में परिवर्तन कितना मिला? L मिला। अब सवाल का दूसरा रूप बनाता है, इसी पदार्थ का बना हुआ, समझ लो ये तांबे का बना है और समझो ये भी तांबे का बना है, यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसके लिए y1 बराबर क्या हो गया? y2। लेकिन अब की बार इस तार की लंबाई दुगनी है, त्रिज्या भी दुगनी है और दुगना ही बल लगाया जा रहा है, तो यहां लंबाई में परिवर्तन कितना होगा? सवाल समझिए सर। कहता है एक तार की लंबाई L, त्रिज्या का मान R, उस पर F बल लगाते हैं तो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है स्मॉल l। अब दूसरे तार में जाता है, समान पदार्थ से बना हुआ, ये तांबे का तो ये भी तांबे का, तांबे का बना हुआ कोई तार है, लेकिन आज इसकी लंबाई दुगनी, त्रिज्या भी दुगनी और बल भी लगाया है दुगना, तो अब इसके लंबाई में परिवर्तन क्या होगा? तो ऐसे केस में आपको बता दूं, लंबाई में परिवर्तन L ही रहेगा। लेकिन सर ऐसा क्यों रहेगा? आओ मेरे साथ याद करो, लंबाई में परिवर्तन हमने क्या लिया था? मुंगेरी लाल अपॉन ये πr²y, कुछ भी कह दो, कैसे भी याद करो। यहां हम देख पा रहे हैं कि L हमारे पास में है, mg यानी कि बल हमारे पास में आ रहा है, तो लिख ही देता हूं मैं यार, F फिर ये L फिर ये πr² और y और बराबर L, ऐसा आ गया। अब दोबारा देखो, डेल्टा L डैश बराबर, देखो आप यूं समझो, एक तरीके से समानुपाती करने की कोशिश करो। यहीं से रुक सकता है, अब रुक गया भाई, तो इसको यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करो।
डेल्टा एल डैश समानुपाती, देखो क्या करना है, समानुपाती, बल का मान दुगना लिया 2 कर दो, लंबाई का मान दुगना लिया गुणा 2 कर दो, त्रिज्या का मान भी दुगना लिया तो 2 का स्क्वायर कर दो क्योंकि त्रिज्या के स्क्वायर है। देखो समानुपाती कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कितना गुना, 1 गुना, मतलब पहले लंबाई में वृद्धि l तो अब भी लंबाई में वृद्धि l ही होगी। इतना आसान है। बाकी तो सबके अपने अपने तरीके हैं, आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, ये ज्यादा बढ़िया है। बाकी तो आप ऐसे भी ले लो, डेल्टा एल डैश बराबर f की जगह 2f, l की जगह 2l, फिर ये पाई 2r का होल स्क्वायर और ये y, तो आपको पता लगेगा कि इसका मान इसी के बराबर होगा f l पाई r स्क्वायर y, जो कि l के बराबर होगा। तो आंसर इसका यह आएगा। आगे बढ़िए सर, तीसरा सवाल, डेल्टा एल तार की लंबाई में परिवर्तन और आरोपित बल या भार में एक ग्राफ दिया गया है। यह भी आरपीएससी 2022 में पूछा है, वही ग्रेड फर्स्ट का पेपर। ठीक है, अपने सेकंड ग्रेड में पिछली बार एक सवाल आया, वो भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक पे आया, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। एक ही सवाल आया था। अब यहां देखो क्या कह रहा है, तार की लंबाई में विस्तार और आरोपित भार के मध्य ग्राफ दिया गया है। तार की लंबाई l है, त्रिज्या का मान r है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान बताओ, और वो भी किसके पदों में, tan थीटा के पदों में बताओ। तो देखो इस ग्राफ की ढाल देखो क्या है, इसकी ढाल बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर वही खड़ी रेखा अपॉन आडी रेखा, भार ले लिया भैया f, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एफ tan थीटा के बराबर होगा। अब क्या पूछ रहा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जाके देखो क्या था, प्रतिबल अपॉन विकृति, y बराबर एफ, ए यहां आ गया, एल ऊपर चला गया, डेल्टा एल यहां आ गया। हमारे को tan थीटा के पदों में आंसर लाना है, डेल्टा एल अपॉन एफ tan थीटा के बराबर है। यानी कि देखो मैं ये कह सकता हूं y बराबर, उल्टा ले रहे हैं सही ले रहे हैं, सही लग रहा है यार मुझे तो, y बराबर l, फिर ये a आया, डेल्टा l अपॉन f आया, और डेल्टा l अपॉन f tan थीटा के बराबर है, तो इसका आंसर आया l, a का मान है पाई आर स्क्वायर और डेल्टा l अपॉन f का मान है tan थीटा। सर मुझे लगता है y बराबर l अपॉन पाई आर स्क्वायर tan थीटा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। दोबारा सुनूं, पूछा क्या इसने, बस y पूछा क्या, बस ये y पूछा सर, और कुछ नहीं पूछा। अब ये यहां गए तो पता लगा और इस वाला tan थीटा आ रहा है यार, और पाई आर स्क्वायर भी आ रहा है, तो वो तो कोई बात नहीं, a का मान अपन पाई आर स्क्वायर रख देंगे, पर tan थीटा कहां से लाएंगे सर, वो ग्राफ से लाओ। सर ग्राफ से कैसे लाएंगे, ग्राफ की ढाल बराबर tan थीटा, खड़ी रेखा अपॉन आडी रेखा, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एफ का मान किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, डेल्टा एल अपॉन एफ। ये देखो ये इसका मान 1/tan थीटा के बराबर होगा। चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आंसर हमारा फर्स्ट होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे देखो क्या कह रहा है, ये कहता है दो तार हैं, समान पदार्थ के बने हुए हैं, यानी कि y बराबर है, एक समान बल से खींचा गया है, बहुत बढ़िया, यानी कि भार बराबर लगाया गया है, दोनों तारों की लंबाई भी बराबर है, लेकिन व्यास का अनुपात 1/2 है, और ये व्यास का अनुपात ही त्रिज्याओं का अनुपात होता है। तो ये दे दिया भाई, इसको क्यों, मैं सवाल को क्यों खराब कर रहा हूं, व्यास का अनुपात ये दे दिया। तो ये कहता है कि दोनों तारों में एकांक आयतन में संचित ऊर्जाओं का अनुपात, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1 में U1 1 में U2, और इसका अनुपात पूछ रहा है सर। ध्यान दे, थोड़े दिन पहले एक एग्जाम लगी थी, उसमें आया था ये सवाल, फिजिक्स का पेपर था, और आओ देखते हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था शायद, उसमें आया था ये सवाल, वो तो आप एक बार देख लेना। हाँ लेकिन ये आया हुआ है, ऑप्शन भी मैंने वही रखे हैं। बस सवाल क्या है मैंने लिखा नहीं, थोड़ा इस तरीके से बता दिया। सवाल क्या है, तार की लंबाई बराबर, एक समान भार लटकाया गया है, एक समान बल से खींचा जा रहा है, व्यास का अनुपात 1/2 है, तो त्रिज्या का अनुपात भी 1/2 होगा। तो दोनों तारों में संचित ऊर्जाओं का अनुपात बता दो, ये कह रहा है।
एकांक आयतन में संचित ऊर्जाओं का अनुपात बता दो, ये कह रहा है। ठीक है सर, हमें पता लगा, आज पढ़ा था हमने, U बराबर 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, लेकिन ये हमारे लिए काम का नहीं, Y आना चाहिए, प्रतिबल आना चाहिए, तब हमारे लिए काम का। तो U बराबर 1/2 विकृति का मान रखो, तो देखो ये आएगा प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन Y। सर आपने यही क्यों लिया? क्योंकि भैया उनमें विकृति तो अलग अलग होगी, लेकिन यंग प्रत्यास्थता गुणांक सब में समान है। हाँ, फिर इसलिए हम नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे। ठीक, तो फिर U समानुपाती प्रतिबल का स्क्वायर, प्रतिबल क्या है F/A, इसका होल स्क्वायर, बल भी बराबर तो 1/A²। उत्तरी U समानुपाती 1/A², मतलब 1/R की पावर 4, यानी कि समानुपाती 1/ डायमीटर की पावर भी 4। तो भैया U1/U2 बराबर जो होगा वो आएगा D2/D1 और इसका होल स्क्वायर। जब D1/D2 का मान 1/2 है तो D2/D1 का मान 2/1 होगा और इसकी पावर आएगी 4 और ये आएगा 16:1। इसका आंसर ये हो जाएगा। दोबारा सुनो इसे, सवाल आप आराम से, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन है तो वहां लिखो। तार दो हैं, उनकी लंबाई बराबर, एक समान बल लगाया गया है, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। अब एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, व्यास अलग अलग है, तो विकृति तो अलग अलग होगी ना, इसलिए हम इसे काम में नहीं ले रहे। 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। ऐसा नहीं कि फॉर्मूले में कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, पर ये आज काम में नहीं लेंगे हम। एक बात और याद रखना, फिजिक्स में कभी भी जिस चीज को नियत देता है उसका सूत्र में होना बहुत जरूरी है। जिस राशि को सवाल में बोलते बोलते नियत बोल गया, उसका सवाल में होना बहुत जरूरी है, उसका समीकरण में होना बहुत जरूरी है, हल करते समय उसका सूत्र में आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए विकृति तो अलग अलग है, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन y एक समान है तो y को आना चाहिए था। 1/2 भी कांस्टेंट, इसलिए हम कह सकते हैं U समानुपाती प्रतिबल स्क्वायर। लेकिन प्रतिबल क्या है? बल बटा एरिया, इसका होल स्क्वायर। फिर समानुपाती 1/A², 1/A², तो वही त्रिज्या की पावर 4 होगी, इतना आपको समझना होगा। तो व्यास की पावर भी 4 ही है और सॉल्व करने पर आंसर हमारा ये आ गया। आगे बढ़िए सर। ये भी एक सवाल, एक छोटा सा सवाल जो अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम में आया था। देखो भाई, एक तार है और ये कहता है कि इस पर W भार लटकाते हैं तो तार की लंबाई में परिवर्तन या विस्तार, यानी कि डेल्टा L का मान जो होता है वो स्मॉल l हो रहा है। मतलब इस तार पर आप W भार लटकाते हो तो लंबाई में वृद्धि L हो रही है। अब क्या कहता है, इस तार को एक घिरनी के ऊपर अपने इस तरीके से दोनों तरफ लटका दिया, इसकी लंबाई भी एक तरीके से L/2, इसकी भी L/2। तो कहता है कि अब तार में विस्तार कितना होगा, पूरे तार में अब विस्तार कितना होगा। तो एक तरीका तो यह भी है कि इसके लिए आप लंबाई में वृद्धि डेल्टा L1 ले लो, उसके लिए डेल्टा L2 ले लो, और जो फॉर्मूला आपको आता है वो आराम से ले सकते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं लेंगे, तो फिर आप क्या लोगे? आप ये देखो, जब आप W भार लटकाते हो तो यहां डोरी में तनाव कितना आ रहा है? T बराबर mg आ रहा है। और ऐसे केस में भी डोरी के इस वाले भाग में, डोरी के इस वाले भाग में, बल्कि पूरी डोरी में तनाव का मान आज भी T बराबर mg आएगा। हाँ बिल्कुल, यहां ये भी mg, यहां ये भी mg, यहां की बात करूं तो भी T बराबर mg, मैं यहां की बात करूं तो भी T बराबर mg, यानी कि यहां भी डोरी में तनाव बल T था, यहां भी डोरी में तनाव बल T है, यहां भी तनाव बल का मान mg था, यहां भी तनाव बल का मान mg है। जब बल बिल्कुल ही बराबर है तो लंबाई का मान भी बिल्कुल बराबर होगा। ऐसे याद करना, सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, सोचो इसी डोरी से हमने दुगना भार लटका दिया आज ऐसे। एक बार मैं वापस बोलूं, क्रिया प्रतिक्रिया का कुछ ऐसा ही नियम होता है। भार W इसका मान mg, इसका मान mg, तनाव T।
अब t का मान भी किसके बराबर, mg के बराबर, यहां भी mg के बराबर, तो इस डोरी में भी तनाव का मान t है, इस डोरी में भी तनाव का मान t है। अब डोरी में जब तनाव का मान बराबर ही लग रहा है, पूरी डोरी में तनाव उतना ही लग रहा है जितना कि पहले लग रहा था। अगर पहले लंबाई में परिवर्तन L है तो आज भी लंबाई में परिवर्तन L ही होगा। इस सवाल को ऐसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दो तार हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y1 और यंग प्रत्यास्थता गुणांक y2, और ये दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो कहता है कि y इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखो सवाल तो छोड़ो, मैं तो नोट लगा देता हूं। तुल्य यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान, अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ये y1 ये y2 और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो y इक्विवेलेंट बराबर आप याद रखना 2y1 y2 y1 प्लस y2। सर ये याद रखना। अभी ये भी ग्रेड फर्स्ट में 2022 में पूछा हुआ सवाल है। और सर अगर समांतर क्रम होता ना, ये y1 ये y2 समांतर क्रम होता, तो तुल्य यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान y1 प्लस y2 बटा 2 आता। अब आप इसे याद रख लो, ये समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में, ऐसा है।